हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुख्यतः इस टॉपिक में हम लोग तो गांधीयन एरा ही पढ़ते हैं, गांधी युग के बारे में और कैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था इसके बारे में। इस टॉपिक में हम कुछ थ्योरी भी देखेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखेंगे। 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कान में ईयरफोन लगा के गाने की तरह भी सुन सकते हैं, या आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही बैठे हुए हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। मेरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो को मैं कम से कम समय में कंप्लीट करूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि राष्ट्रवाद आखिर में होता क्या है। राष्ट्रवाद, तो देखो, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। मतलब क्या है कि अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में ये भावना जागना, ये राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या होगा कि राष्ट्रीय चेतना का उदय, जिसमें क्या हो कि किसी राष्ट्र के नागरिकों को उसके राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकता को बढ़ाने के लिए जो भावना जागती है वही राष्ट्रवाद होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे देश का क्रिकेटर अगर वर्ल्ड कप जीतता है या किसी प्रकार के खेल में प्रथम स्थान पे आता है, या कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाता है ओलंपिक में, तो हमें कितनी खुशी होती है। भले ही हम नहीं खेल रहे होते, उस गेम में हम नहीं होते, लेकिन हमें क्या होता है, अच्छा लगता है कि हमारे देश के लोगों ने किया। जब हमारा सैनिक कुछ करता है अच्छा काम, तो हमें खुशी होता है। यही राष्ट्रवाद है जो आपस में एकता में बांधे रखती है एक दूसरे को। अगर भारत के किसी भी एक कोने से अगर कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा अच्छा काम करता है तो हमें भी खुशी मिलती है, लगता है कि हमारा अपना आदमी किया है। यही राष्ट्रवाद है। समझ में आ रहा है बात? चलिए, अब राष्ट्रवाद का उदय भारत में क्यों जानना है? क्योंकि यही राष्ट्रवाद का उदय क्या किया, हमें आज़ादी दिलाई थी। आप समझते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था? तो उदय का कारण क्या क्या था? एक तो था हमारा सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, ये सब बहुत सारे कारण थे, लेकिन हम यहाँ पे अलग तरीक़ा से देखेंगे चीज़ों को। यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का जो ब्रिटिश शोषण हुआ, जिस कारण से सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में, और भारतीय समाज में बदलाव। अब आगे समझते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण में हमको जानना है गांधी युग के बारे में, जो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, ये सारे आंदोलन जो शुरू किए गए थे। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रवाद में क्या संबंध है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो देखिए, 1914 से 18 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसका ना भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत ही ज़्यादा असर देखने को पड़ा था। अब क्या असर देखने को पड़ा था? अगर युद्ध हुआ तो युद्ध होगा तो खाद्यान्न की कमी पड़ेगी। खाद्यान्न की कमी कैसे पड़ेगी कि अब खाद्यान्न की कमी पड़ेगी तो महंगाई होगा। और क्या होता था कि यहाँ के लोगों को जबरन ब्रिटिश सरकार की सेना में भर्ती करवाया जाता था, ज़बरदस्ती। देखो, है ना, कि ब्रिटिश सरकार ने बाहर की जनता से बलपूर्वक सेना में भर्ती करवाया। और ये व्यक्ति कौन होते थे? किसान के बच्चे होते थे, किसान के बेटे। अब किसान को फसल काटने के समय वो उसका बच्चा उसके साथ नहीं रहता था, तो उनका फसल भी बर्बाद हो रहा है। अब फसल बर्बाद हो गया तो अंग्रेज़ों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो क्या कह रहे थे कि हमको तो टैक्स चाहिए, हमको टैक्स चाहिए तो चाहिए, कर हमको चाहिए। इससे लोगों में असंतोष की भावना जगी कि एक तो मेरे बेटे को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करके ले जा रहे हो, एक तो वो वहाँ पे मर रहा है, हमारा फसल बर्बाद हो रहा है, और हम तुमको टैक्स भी दे, ज़मीन हमारी, फसल हमारी, हम तुमको टैक्स क्यों दें? एक ये कारण था। ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि जिस प्रकार से अंग्रेज़ों का जुल्म बढ़ता गया, तो उस प्रकार से एक महान पुरुष जो महात्मा गांधी के रूप में हमारे बीच में आए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जन्म से तो महान होता नहीं है, उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे क्या होती है, उस व्यक्ति को महानता की ओर ले जाती है। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को बहुत लोग हेट करते हैं। क्यों हेट करते हैं? क्योंकि बहुत से राजनीतिक पार्टी इसका नाम लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, या समझ रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के कारण इनको हेट मिलता है बिना इनके बारे में जाने। अगर तुम इसके बारे में बिना जाने अगर इन पर अपना राय विचार बना रहे हो तो तुम बहुत गलत हो। चलो इसके बारे में आप जानते हैं। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर ज़िले में। तो ये बातें याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद महात्मा गांधी
एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, बहुत अच्छे फैमिली से भी नहीं थे, पैसे वाले, लेकिन ठीक ठाक फैमिली से थे, अच्छा खासा फैमिली से थे। इनका शिक्षा व्यवस्था अच्छा से होता है, लंदन से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन वो जब लंदन में भी रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने भारतीय संस्कारों को भूलते नहीं हैं। तो वो 1893 में, कब, 1893 में जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, गुजरात के एक व्यापारी का केस लड़ने, ठीक ना। अब उनके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है कि इनके साथ रंग के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जाता है। फर्स्ट क्लास का टिकट रहता है इनके पास, इनको ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया जाता है, जिनसे उनको बहुत सारी आहत होती है। ये जाते हैं वहाँ पे आंदोलन करते हैं, केस लड़ते हैं, बार बार हारते भी हैं, लास्ट में जीतते हैं। ये लगभग वहाँ पे बहुत समय तक रहता है, ठीक ना। और वहाँ पे केस लास्ट में जीतते हैं। अब यहाँ जो भारतीय वहाँ पे रह रहे होते हैं दक्षिण अफ्रीका में, उनको न्याय दिलवाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को न्याय दिलवाते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं वहाँ पे। इससे वहाँ पे तो उनको प्रसिद्धि मिल जाती है। वहाँ पे मार्टिन लूथर किंग हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, इनको अपना आइडियल मानने लग जाते हैं, ठीक। अब आगे क्या होता है कि गांधी जी जब भारत आते हैं तो ये अपना गुरु बनाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो उन्होंने इनको एक बहुत बढ़िया बात सिखाती है कि जब तक तुम्हें किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं हो तब तक उस चीज़ में तुम काम नहीं करो। पहले किसी चीज़ का जानकारी लो, उसके बाद उसके बारे में काम करना। तो होता क्या है कि ये 1916 के एक कांग्रेस का अधिवेशन में जाते हैं, ठीक ना, लखनऊ के कांग्रेस के अधिवेशन में। अब क्या होता है कि वहाँ पे चीज़ों को समझते हैं, भारत की समस्या को समझते हैं कि किसान यहाँ कैसे लूट रहे हैं, कैसे यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। और इनका बात एक बार राजकुमार शुक्ल सुनते हैं इनका भाषण। तो राजकुमार शुक्ल बिहार के होते हैं और बिहार में हो रहा होता है चंपारण में ज़बरदस्ती किसानों द्वारा 3 कट्ठिया व्यवस्था लाया जाता है। 3 कट्ठिया व्यवस्था का मतलब होता है कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा का क्या करना है, नील का खेती करना है, समझ रहे हो ना। तो ये समस्या था, तो लोग करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी और फिर उस पर फसल नहीं होता था। तो ये राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पास एक पत्र लिखते हैं। पत्र में यहाँ की समस्याओं को बताते हैं कि यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती है। गांधी जी समस्या को समझते हैं, जाते हैं चंपारण और ये सिर्फ नील की खेती का समस्या नहीं सुलझाते हैं, साथ में क्या करते हैं, इन पे जो जबरन टैक्स लिया जाता था उसको तो छूट करवाते ही हैं, उसके बाद इनको रिटर्न भी करवाते हैं अंग्रेज़ों से। समझ रहे हो ना। अगर तुम सरकार को भी टैक्स दे दो तो तुम अभी सरकार से टैक्स वापस नहीं ले पाओगे। गांधी जी करवाते हैं, अंग्रेज़ों से दिलवाते हैं इनको टैक्स वापस, समझ रहे हो। साथ में ये कहते हैं कि अगर अंग्रेज़ों को ये बात कहते हैं कि अगर आप हमारे भलाई के लिए आए हैं तो हम पे अगर, या तो आप हमारे भलाई के लिए आए हैं तो क्या करिए, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था का शुरुआत कीजिए। ये क्या करते थे कि हमेशा अंग्रेज़ों को बुरा दिखाते कि तुम बुरा हो, तुम हमें लूटने आए हो, ये बात उनको फील करवाते थे, समझ रहे हो। तो क्या कहते थे ना कि ये कहे शिक्षा व्यवस्था यहाँ का ठीक करवाने के लिए, तो वहाँ पे स्कूल भी खुलवाते हैं, खैर। और साथ में बहुत सारे काम करते हैं बिहार में। तो इनके काम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इनके बारे में जितना सुना था उनसे ज़्यादा ये काम किए, ठीक ना। तो इनके साथ और सारे लोग जुड़ जाते हैं। उसके बाद 1918 में खेरा में सत्याग्रह करते हैं, 1918 में अहमदाबाद मिल होता है। तो ये सारे काम को देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गुजरात के होते हैं। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से ये क्वेश्चन याद रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री रह चुके हैं, ठीक ना। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो गृह मंत्री रह चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इनके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, किनके? महात्मा गांधी के कार्यों से। अब गांधी जी क्या होता है कि इनके जो कार्य होते हैं ना, इनसे सारे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना में बढ़ने लग जाती है गांधी जी के साथ जुड़ने के बाद। उसके बाद आता है 1919, ठीक है। 1919 में आता है एक रोल एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। तो पूछे काला कानून किसे कहा जाता है? तो रोल एक्ट को। देखिए दोस्तों, पीडीएफ में जितना बातें लिखा हुआ है मैं उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ आपको, और जितना बता रहा हूँ वो सारे चीज़ क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के रखोगे तो सारे बात आएंगे उसमें।
तो देखते हैं, एक आता है रॉलेट एक्ट जिसको हम लोग काला कानून कहते हैं, ठीक ना। तो इस कानून में क्या कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर बस हम क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे, उसको मुकदमा करेंगे, कोई कोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, समझ लो, ऐसा कहा गया। तो लोगों ने इसका विरोध किया। तो विरोध कहाँ किया, जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है। 13 अप्रैल को वैसाखी वाला दिन होता है, ठीक ना। तो ये देखो, ये बात बुक में नहीं लिखी हुई मिलेगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। 13 अप्रैल को ना वहाँ वैसाखी था उस दिन, ठीक है ना। उस दिन जलियांवाला बाग, एक बाग का नाम है अमृतसर में, उसमें लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक ना, और शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तो जो ब्रिटिश जनरल डायर थे, उन्होंने क्या किया, गोली चलवा दी। किन पे, इन सारे निहत्थों पे गोली चलवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। इससे क्या हुआ, लोगों में आक्रोश बढ़ने लगे और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लग गई। अब देखो, हमारे देश में किसी के साथ बुरा होता है तो हम उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं ना कि नहीं, ऐसा क्यों हुआ। ठीक उस प्रकार से पूरे भारत में ये बातें जब फैलने लग गई तो लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध होने लग गए। सभी लोगों में राष्ट्रवाद बढ़ने लग गया, एकता बढ़ने लग गया। समझ में आ रहा है बातें। अब आगे आते हैं। अब इसी कारण से गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन, ठीक ना। असहयोग आंदोलन का तत्व क्या था, इसने कहा गया कि हम बहिष्कार करेंगे, किसका, ब्रिटिश वस्त्रों का, स्कूल का, न्यायालय का, सरकारी सेवाओं का हम बहिष्कार करेंगे, ठीक ना। कहा कि स्वदेशी अपनाएंगे, ठीक। यही कारण है कि गांधी जी धोती पहनने लग गए, क्योंकि जैसा हमारा आइडियल करेगा हम भी तो ऐसा ही करेंगे ना। तो उनको लगा कि अगर हम धोती पहनेंगे तो सभी लोग क्या करेंगे, धोती पहनेंगे, मतलब स्वदेशी अपनाएंगे। तो इसीलिए हमारे माइंड में गांधी जी का कौन सा पिक्चर है, धोती वाला। लेकिन जब उनके यंग एज का फ़ोटो देखिएगा तो उसमें भी वो सूट बूट में रहते हैं, लेकिन उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर हम धोती पहनेंगे तो सारे लोग धोती पहनेंगे, इसलिए उसने सब स्वदेशी अपनाया। ठीक, अब आगे आते हैं, ब्रिटिश सरकार से संपूर्ण सहयोग। आगे आंदोलन की समाप्ति। अब देखिए होता क्या है, अच्छा इसमें खिलाफत आंदोलन के बारे में नहीं दिया है। इसमें खिलाफत कमेटी का भी गठन होता है, और खिलाफत आंदोलन जो क्या होता है, किसके विरोध में चला जाता है, एक खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है ना, तो उसके लिए मुस्लिम लोग कहते हैं। खैर छोड़िए, उसमें वो क्वेश्चन पे आएगा तो देखेंगे। आगे आता है आंदोलन की समाप्ति। 1922 में क्या होता है, एक चौरा चौरी कांड होता है। अब होता क्या है देखिए कि 1922 में कुछ लोग शांतिप्रिय तरीक़ा से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो पुलिस वाले जो होते हैं उन लोगों को पे लाठीचार्ज कर देता है। अब लोग गुस्सा के जाते हैं और वो सारे थाने में ही आग लगा देते हैं, और 22 अंग्रेज़ पुलिसकर्मी को, कौन, 22 अंग्रेज़ पुलिसकर्मी इसमें मारे जाते हैं। ये बात गांधी जी को जब पता चलती है तो गांधी जी बहुत आहत हो जाते हैं कि हम शांति शांति करते हैं और सारे लोग क्या कर रहे हैं कि मेरा बात नहीं मान रहे और शांति के मार्ग पे नहीं चल रहा है, हिंसा के मार्ग पे नहीं चल रहा है, सब हिंसा करने लग गए। और ये क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो ये चौरा चौरी कांड के बारे में जानना है। अच्छा, ये चौरा चौरी कहाँ है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबनी अवज्ञा आंदोलन, ठीक ना। ये आपका 1930-1934 के बीच में चला था, और इसका शुरुआत क्या चीज़ से हुआ था, तो हमारा दांडी यात्रा से, जिसको हम लोग नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील लंबी यात्रा तय किया गया, ठीक ना, 240 माइल। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर को भी तोड़ा गया था इसमें। और क्या हुआ था, गांधी जी वहाँ पे जा कर के क्या किए थे, नमक बनाए थे खुद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जनता की भागीदारी। हाँ, और भी बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, रेत आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, बहुत सारी चीज़ें हुए हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं। हाँ, 1935 में एक आया था भारत सरकार अधिनियम। तो याद रखना कि भारत सरकार अधिनियम कब आया था, 1935 में, ब्रिटिश सरकार। अब देखो, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसका 2/3 हमारे संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं ना, उसका 2/3 यहीं से लिया गया हुआ है। खैर, अब आगे आते हैं। अब ये तुम्हारा होमवर्क समझ लो या कुछ भी, ये जो 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं ये नोट डाउन कर लीजिए, और क्या करिएगा, इसका प्रैक्टिस करिएगा खुद से, लिख करके खुद से चेक करिएगा कि आपको कितना आता है इसमें से। कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध ने क्या किया था,
महंगाई बढ़ गई थी, लोगों के किसानों के बच्चे को क्या किया जाता था, जबरन सेना में भर्ती कराया जा रहा था। उनके फसल काटने के लिए मजदूर कम पड़ जा रहे थे, इस कारण से फसल बर्बाद हो रहा था। समझ रहे हो ना? अगर फसल समय पे ना कटे तो बरसात हो जाती है, ऐसी समस्या बहुत सारी होती है, अभी भी होती है, उस समय तो और ज़्यादा होती थी। इस प्रकार से सारे पाँचों क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। अब आते हैं इसके एमसीक्यू पे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर नहीं भी लग रहा है तब भी कर दें, ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 से 10 तक है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी पे, कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1930 में की थी। और कैसे की थी? तो दांडी मार्च से शुरू किया था, याद है ना? दांडी मार्च से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? अभी जस्ट बोला मैं, दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अच्छा, ये 50 क्वेश्चन है, ठीक ना? आपका कितना क्वेश्चन सही होगा उतना आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके इतने मार्क्स आए। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आप सोच के रखिए, आपको जितने सही होंगे उतने मार्क्स, ठीक ना? दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? तो 240। अच्छा, ये माइल था लेकिन यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है, कोई बात नहीं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो एक तो था किसानों का अधिकार के लिए, बात सही है। अंग्रेजों के खिलाफ असहमति दिखाने के लिए, भी बात सही है। और नमक कानून को तोड़ने के लिए, ये भी बात सही है। तो यानी सभी बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था? असहयोग पूछा गया है तो 20 में। समझ में आया? इसका मेन मुद्दा क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और एक था खिलाफत का मुद्दा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस उपाधि का त्याग किया था? तो सर, नहीं, गांधी जी ने सर का, ठीक है। ऐसे केसरी हिंद का था इन्होंने, हाँ, केसरी हिंद का, याद रहेगा। केसरी हिंद का त्याग, उपाधि त्याग कर दिए थे, ठीक। आगे है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये हमारे दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक ना। आगे खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? अच्छा, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से तो संबंधित था ही। मुस्लिम समुदाय के समर्थक से प्रथम विश्व के युद्ध के परिणाम से, सही तीनों है। ये क्या था? तुर्की के जो खलीफा थे उसका खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था, तो भारतीय मुसलमान ने किया, और इसको गांधी जी क्या किया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिए थे। देख रहे हो गांधी जी का कि किस प्रकार से मुस्लिम का सपोर्ट पाने के लिए उससे इसको जोड़ दिए हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, कब हुआ, कब था? 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। अच्छा, क्वेश्चन भी है कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? 1942 में हुआ था, तब क्वेश्चन भी आ गया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त किया था? तो दांडी में किया था, ठीक है। कितना किलोमीटर चले थे? 240 माइल। अच्छा, कितना दिन का यात्रा था? 24 दिन का यात्रा था। देखो, 24 दिन और 240 माइल, याद रखना। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। इसको कौन सा कानून कहा जाता है? तो काला कानून भी कहा जाता है। और इसी के विरोध में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग में शांति प्रदर्शन कर रहे थे, और 13 अप्रैल 1919 को क्या हो गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन करवाया? जनरल डायर, ठीक। अच्छा, एक और चीज़, जैसे 13 अप्रैल को क्या था? बैसाखी था, उस दिन पर्व होता है सिखों का, ठीक ना। किस ब्रिटिश जनरल ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुआ था, ठीक। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रहेगा क्या? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। अच्छा, ये तो याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो अंग्रेज थे।
ए ओ व्यूम, पूरा नाम है एलेन ओक्टावियम। ये बहुत कम पूछता है आप लोगों से, 12th वाले से पूछा जाता है ज़्यादा। अब आगे आता है साइमन कमीशन भारत कब आया था। अच्छा हाँ, इसमें गलत दिया हुआ है। साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया था, आंसर गलत है इसका। अगर आपसे पूछेगा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1927 में। भारत आया कब था, 1928 में। आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, ये मत याद कर लीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, भारत आया था 1928 में, ठीक ना। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे हमारे मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में आया था। कहाँ है ऑप्शन, हाँ ठीक ना। अब इसी के लेकर के हमारा हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, कब हुआ था, 1942 में, ठीक। इसी में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर के रहूंगा, ऐसा कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा एक और चीज़ याद रखना बाल गंगाधर तिलक से, एक होता है लाल बाल पाल, मतलब क्या है, पूछेगा लाल बाल पाल का मतलब क्या है। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। बातें याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, ये प्रस्तुत की गई थी 1928 में, ठीक ना। नेहरू जी भी बड़े कमाल के आदमी थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में। इनका भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। गांधी जी कहते थे लॉर्ड इरविन को कि हमारे साथ बात करिए, कुछ बातें करना है, नहीं किया तो उन्होंने कर दिया दांडी यात्रा। अब इरविन जी कहते हैं कि आप हमारे साथ बात कर लीजिए, हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई वायसराय भारतीय व्यक्ति से वार्तालाप करने के लिए तैयार हुआ था। और तैयार ही नहीं हुआ था, क्या हुआ था, रिक्वेस्ट कर रहा था हाथ जोड़ के कि हाँ गांधी जी आइए हमारे साथ वार्तालाप करिए। इससे पहले गांधी जी कह रहे थे कि आप हमारे साथ करिए, तो नहीं माने थे। तो गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे, समझ रहे हो ना, गांधी जी के माइंड में हमेशा एम चलता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि गांधी जी बड़े आदमी थे और बड़े आदमी की बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से सीधा होती थी, तो इसीलिए लोग इनको हेट करते हैं कि सीधा अंग्रेज़ों से बात करते हैं जो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। महापुरुष व्यक्ति थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किसका प्रतिनिधित्व किया था, तो कांग्रेस का किया था, ठीक ना। ये देखिए बी आर अम्बेडकर थे ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और इरविन के ही कहने पे गांधी जी ने क्या किया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन फिर क्या हो गया कि अंग्रेज़ों का भाई डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी, क्या किया महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर में हो गया बहस, ठीक है, बहस हो गया, जिस कारण से क्या हुआ कि फिर से ये नहीं गए, ठीक ना। चलिए अब आगे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था आपको 1942, सारा ऑप्शन 8 अगस्त 1942 को, ठीक ना। छोटा रेट भी याद रखिएगा भाई। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था, करो या मरो, जो गांधी जी ने बोला था। सेम कंडीशन आपके साथ है, डू एंड डाई, या तो आप पढ़िए और नहीं तो आपके पास दूसरा कोई रास्ता ही क्या है, पढ़िए और पढ़िए बस। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था, तो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन में, ठीक ना, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन 1929 का अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने ही पूर्ण स्वराज्य का मांग किया था, मतलब प्रस्ताव रखा था, सॉरी। दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो साबरमती आश्रम से हुई थी। कहाँ तक हुआ था, साबरमती आश्रम से दांडी तक। कितना दूरी, 240 मील। दिन लगा 24 दिन, ठीक, याद रहेगा क्या। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। अच्छा इसके ही विरोध के कारण लाला लाजपत राय को लाठी से मार मार के क्या किया गया, मार दिया गया। अब जब लाला लाजपत को मार दिया गया तो और ज़्यादा आक्रोश बढ़ा भारत में राष्ट्रवाद। तो उसी
केस में ये निर्णय लिया गया कि अब हम क्या करेंगे, बेटी संसद पे बम का अटैक करेंगे, जिसमें भगत सिंह ने बम जाके फेंका था। और उसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि ये डराना था कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, जिस कारण से उनको फांसी दिया गया था, जो कि भारत में राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था, तो वही चौरी चौरा कांड के कारण कब हुआ था, 1922 को हुआ था, याद रहेगा ना, 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, छोटा डेट भी लिख लेना, 5 फरवरी 1922 को। कांग्रेस अच्छा कहीं कहीं 5 फरवरी की जगह पे 6 फरवरी दे देता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। 6 फरवरी इसलिए दे देता है कि एक घटना रात को हुआ था 12 बजे करीब में, तो कहीं 6 फरवरी कहीं पे 5 फरवरी, लेकिन 5 फरवरी ज़्यादा सही है, ठीक ना। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था, तो ये आपका आंसर हो गया। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना क्या थी, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या है, अच्छा कस्तूरबा गांधी का निधन कहाँ हुआ था, तियरवाड़ा जेल में हुआ था कस्तूरबा गांधी, ठीक है, जेल में ही इनका मृत्यु हो गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने किस वर्ष सत्याग्रह किया था, तो 1919 में ही किए थे, ठीक ना। 1922 में चौरी चौरा घटना कहाँ घटी थी, तो उत्तर प्रदेश में घटी थी, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा जगह पे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, क्यों हुआ था, कृषि मिशन जो भारत में आया था उसके लिए। ऊपर नहीं हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था, तो 1943 में, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का मुख्य नारा क्या था, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस काफ़ी गजब कहानी है भाई, ये जर्मनी गया, हिटलर से मिला भारत की आज़ादी दिलाने के लिए, और कहीं ना कहीं जर्मनी का भी रोल है, क्योंकि अंग्रेज़ों को क्या किए, वही सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाए थे जर्मनी ने। और ये बात सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि अंग्रेज़ों को से हमें आज़ादी चाहिए, तो अंग्रेज़ों को कमज़ोर करना पड़ेगा, कमज़ोर करने के लिए उसके दुश्मन यानी जर्मनी, हिटलर के पास गए, उनसे मिले, बहुत काम किए सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1905 में। किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तो ये हुआ था आपका 1947 में आज़ादी मिली थी ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। अच्छा कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, ठीक है ना, ऐसा डेट याद रखना। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जय हिंद जय भारत। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था, तो कौन करेंगे, मोतीलाल नेहरू। इसमें गलत दिया हुआ है, फिर से देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था, हाँ तो मोतीलाल नेहरू सही है, सही है। ओह क्या हो गया, कहाँ गया, यहाँ है, तो हमारा मोतीलाल नेहरू जी सही आंसर होगा, ठीक। आगे है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था भगत सिंह ने, जिसका क्या था, आप लोग कमेंट में बताइएगा, इंकलाब जिंदाबाद का था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय, चलिए बहुत लोगों का ये आइडियल है भगत सिंह ना, होना भी चाहिए, लेकिन ये बात है, अगर आपको भगत सिंह बनना पड़े तो आपके पेरेंट्स तैयार नहीं होंगे। कौन चाहेगा कि उसका बेटा देश के लिए मरे, कोई चाहेगा क्या। भगत सिंह बनना आसान नहीं है, लेकिन इनके जैसा बात हर कोई करेंगे। जैसे राम बनना आसान नहीं है, राम जी बनना, लेकिन उसका बात हर कोई करेगा, समझ रहे हो ना। ठीक है अब आगे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक ना, हम बताए थे आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1985 में हुआ था, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट भी कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे सर, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ये हुआ था आपका बम्बई अधिवेशन में, मुंबई।
सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में जाके किए थे, भारत में नहीं थे वो, समझ रहे हो ना। किस योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता और विभाजन की स्वीकृति मिली? तो ये मिला था माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो ये है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारत का विभाजन किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भारत पाकिस्तान, याद रखना भाई। कब? देखो, पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना अलग देश घोषित कर लिया। डेट तय हुआ था कि 15 अगस्त को हम लोग घोषित करेंगे, समझ रहे हो ना। तो भारत 15 अगस्त को हुआ। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1942 में, ठीक। तो हमारा लेक्चर आज का हुआ समाप्त। अब आप लोगों का होमवर्क समझ लीजिए, क्या करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी मैं क्या बोल दिया, भारत में राष्ट्रवाद, क्या ये जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, आपके पास या तो SCERT होगा या भारतीय भवन होगा या कहीं से जो क्वेश्चन होंगे उसके आपके MCQ को टेस्ट के जैसा लगाना है, ठीक ना। तो फिर आप लोग देखिए कि आपको कितने मार्क्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस बनेंगे, और डाउट जो भी होगा, आपका कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग क्रिस का गाना सुनिए और हम लोग समाप्त करते हैं इस वीडियो कहीं पे।